विंसेंट तेज रोशनी में नीचे गिर रहा था। अचानक उसने खुद को घने अंधेरे में पाया। वह बिना रुके नीचे गिरता रहा। अचानक उसको सौर कोर का एक जाल दिखाई दिया। वह अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया। फिर उसने आश्चर्य से अपना सिर ऊपर उठाया। विंसेंट ने तुरंत इधर उधर देखना शुरू किया। अचानक कुछ ही दूरी पर उसे मानव आकृतियां दिखाई दी। उनकी 4 पंक्तियां थीं और हर एक के सिर पर एक सूर्य का हाथ पड़ रहा था। विंसेंट उनकी ओर बढ़ा। वह पंक्तियों के साथ साथ चलता रहा। अचानक उसने देखा कि कैसे हर मूर्ति अपने सामने वाली मूर्ति का सिर ऊपर उठा रही थी। फिर विंसेंट ने अपना हाथ धूप में रखा, लेकिन अचानक उसकी नजर सूरज की रोशनी से होकर गुजर गई। उसने जो देखा उसे देखकर उसने आश्चर्य से अपना मुंह खोल दिया। उसी क्षण उसने अचानक अपनी नजर घुमाई। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। थोड़ी ही दूर आगे विंसेंट को एक आधा टूटा हुआ अंडा दिखाई दिया। उसमें से गर्मी टपक रही थी और बरस रही थी। आग ने तेजी से विंसेंट के शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। उसकी चेतना बदलने लगी। उसने कई भयानक राक्षस देखे। उसकी आंखों में सूरज का निशान दिखाई दिया। विंसेंट को फिर से अपने पूरे शरीर में जलन महसूस हुई और वह चिल्लाया, यह बहुत खतरनाक है। मैं इस प्राणी के केवल एक हिस्से के बारे में ही सोच पा रहा हूं। लेकिन फिर भी वह इस भयावह आभा से सचमुच दंग रह गया। बेलगाम, क्रूर, अडिग अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को सोख और जला रही थी और खुद भी अंदर से जल रही थी जब तक कि कुछ भी नहीं बचा। उसके बाल आग में बदल गए और उसकी आंखें चमक उठीं। वह सोचने लगा, क्या यही सूर्य का असली स्वरूप है? और उसने आगे कहा, विनाश की ऊर्जा से भरे ये विशाल अग्निगुच्छ एक केंद्रक है जो खुद को भस्म कर रहा है। उसने इधर उधर उड़ते अधिसठते अग्निगुच्छों को देखा और कहा, आग चूक गई और लपटें खुद जीवंत, बढ़ती और घटती हुई प्रतीत हो रही थीं। सूर्य से अपनी नजरें हटाए बिना विंसेंट ने आगे कहा, ब्रह्मांड की अनंतता में चुपचाप दहाड़ती वह प्रचंड अग्नि प्रचंड और बेलगाम थी, लेकिन शांत और एकाकी भी। उसकी एक आंख से गर्म रोशनी निकल रही थी और दूसरी उसकी गर्मी और क्रोध का अध्ययन कर रही थी। उसकी पसलियां चमक उठीं जब उसने सोचा, अगर वह सूर्य न बना होता तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी ऐसा दृश्य देख पाता। जैसे जैसे वह ऊपर उठता गया, विंसेंट को समझ आया कि यह ढलता हुआ सूरज सचमुच एक महान रचना है। हालांकि यह ढलने ही वाला था, फिर भी यह अनंत शक्ति बिखेरता रहा और इसकी तुलना में इस दुनिया की हर चीज रेत के समान थी। उसके सामने उसको अचानक भयानक चेहरे दिखाई दिए, जिनकी आंखें उसके सामने चमक रही थीं। विंसेंट के बाल और आंखें जलने लगीं। उसकी आंख से एक तेज किरण फूट पड़ी। अग्निमय आकाश में लिपटी हुई वह तेजी से ऊपर उठने लगी। वह तेज रोशनी धीरे धीरे राक्षस के खुले मुंह के पास पहुंची। सफेद तंतुओं के अंदर एक तेज रोशनी जल रही थी। लाल जादुई रेशों ने चारों ओर सब कुछ घेर लिया था। सिर जलते हुए उसने अपने सामने भयानक चेहरे देखे। विंसेंट ने अपनी हथेली सीने पर रख ली। आधा जलते हुए वह चीखा, मैं अभी भी जिंदा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या हूं, क्योंकि यह सिर्फ चौंकाने वाली बात नहीं थी, और अगर मैंने इसे दोबारा देखा तो मुझे डर है कि मेरी आत्मा इस उत्तेजना को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सिर झुकाते हुए उसने कहा, समझदारी बनाए रखने के लिए इस अराजक शून्य में छिपी इन विशाल परछाइयों के असली सार को समझने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तेज घूंसा तेजी से आगे की ओर उड़ा। यह देखकर उसने चौंक कर अपना मुंह खोला। उसी क्षण कई जलते धागे उसके शरीर में उड़ गए। आग में घिरा विंसेंट तेजी से आगे की ओर उड़ रहा था। आसमान में गिरती गेंदों को देखकर उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उनमें से एक को पकड़ते ही उसे एहसास हुआ कि ये उसकी इच्छा शक्ति के अवशेष थे। गेंदों को देखते हुए विंसेंट ने कहा, मेरे पास बुद्धि नहीं है, इसलिए चेतना की धारा के ये अवशेष बहुत अव्यवस्थित हैं और केवल उन विचारों के टुकड़ों से बने हैं जो कभी विचार थे। भौहें चढ़ाते हुए उसने कहा, मेरे लिए जैसे सूर्य के लिए इन टुकड़ों में अविश्वसनीय रूप से आकर्षक ऊर्जा है। उसने अपनी आंखें जोर से सिकोड़ ली। आदमी ने उस धूर्त मुस्कान को देखते हुए कहा कि उन्हीं लोगों ने उसे उस विशाल आग के गोले के पास जाने और उसके शरीर में आग लगाने के लिए मजबूर किया था। लावा के निशान अलग अलग दिशाओं में उड़ रहे थे और विंसेंट ने भी यही कहा, जिससे वह अपनी बची हुई शक्ति को तब तक सोखता रहा जब तक कि उनके बीच किसी तरह का संबंध स्थापित नहीं हो गया।
अंतरिक्ष में दरारें पड़ने लगीं और फिर उसको लगा कि उसे कुछ समझ आ गया है। गिरते हुए आग के गोलों को देखते हुए उसने कहा, सूरज जलने के लिए ही है, विनाश उसकी नियति है जो पहले से तय है, और यही दुनिया का अंत है। आकाश में एक चेहरे की चमकदार रूपरेखा दिखाई दी। उस व्यवस्था को देखते हुए उसने कहा, सूरज गायब नहीं होता, और जब एक सूरज अपनी यात्रा समाप्त करता है तो इसका मतलब है एक नए सूरज का जन्म। उज्जवल किरण को देखते हुए विंसेंट ने कहा, वे जन्म लेते हैं और मुरझा जाते हैं, अनंत चमक बिखेरते हैं और ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। अंधेरी धारा को देखकर उसे एहसास हुआ कि यह दुनिया का शाश्वत अंत है। शरीर में कंपन के साथ विंसेंट ने किताब पर हाथ रखते हुए कहा, रात हमेशा खत्म होती है और सूरज हमेशा की तरह उगता है। उसके हाथ से पसीना बह रहा था। लिन और मून उसे देख रहे थे। लिन ने अचानक चाय की चुस्की ली। उसने आंखें बंद कर ली। सांस छोड़ते हुए उसने सोचा कि विंसेंट के हाव भाव देखकर लगता है कि किताब उसे बहुत दिलचस्प लगी होगी, और असल बात यह थी कि विंसेंट एक होशियार लड़का है और शांत होकर अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद सब कुछ समझ जाएगा। सिर झुकाकर उसने सोचा, जब वे बदला लेने की बात कर रहे थे तो सबसे जरूरी था आवेगपूर्ण कार्यों से बचना, और इसके अलावा उन आम लोगों के लिए डोम चर्च जैसे प्रभावशाली खिलाड़ी को चुनौती देना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए उन्हें कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच समझकर उठाना होगा। उन्हें चिंगारी को जंगल की आग की तरह फैलने से रोकना होगा। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि विंसेंट थोड़ा शांत हो गया है। उसके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। लिन ने हाथ उठाकर कहा कि अब वे बातचीत पर वापस लौट सकते हैं। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाते हुए कहा कि वे डोम चर्च का विरोध तब तक नहीं कर सकते जब तक वे हर छोटी छोटी बात पर ध्यान न दें। दुश्मन ताकतवर है और वे कमजोर, और अगर उन्हें युद्ध जीतना है तो उन्हें तर्कसंगत तरीके अपनाने होंगे। इसलिए उन्होंने कुछ उन्नत तरीके सीखने का सुझाव दिया, जैसे दीवारें बनाना, रसद जमा करना और खुद को राजा घोषित करना। चाय के प्याले से धुआं निकल रहा था और लिन ने कहा कि विंसेंट थोड़ा शांत हो गया है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि अब वे इस विषय पर आगे बढ़ सकते हैं। बिना हाथ नीचे किए उसने शांत भाव से कहा कि वे नफरत में अंधे होकर कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्हें डोम चर्च का विरोध करना है तो दुश्मन मजबूत है और वे कमजोर, और अगर उन्हें जीतना है तो उन्हें लड़ने के तार्किक तरीकों में महारत हासिल करनी होगी। इसलिए उसने कुछ उन्नत अभ्यास सीखने का सुझाव दिया, जैसे कि लिन पागलों की तरह मुस्कुराया और एक ऊंची दीवार खड़ी करके, खाने पीने का सामान जमा करके और खुद को स्थिति पर नियंत्रण रखने वाला घोषित करके अपनी बात पूरी की। मून ने भौहें चढ़ाकर चाय परोसी। विंसेंट अपना सिर थोड़ा नीचे किए चुपचाप बहती चाय को देख रहा था। लिन ने अचानक उसकी ओर उंगली उठाई और कहा कि कुल मिलाकर यह अवधारणा वैसी ही है जैसा उसने पहले उसे सुझाया था, ताकि स्थिति का फायदा उठाया जा सके। यह सुनकर लिन भौहें सिकोड़ लीं और कहा कि वह हीरो है। उसने हाथ जोड़कर संतोष के साथ कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और कहा कि एक नज़र भी समझने के लिए काफ़ी है। उससे जो कुछ उसने सुना था उसे पचाने के लिए समय चाहिए। बहुत जल्द वह अंततः अपने होश में आ जाएगा। अचानक विंसेंट ने उलझन में अपना सिर उठाया। उसे एक अविश्वसनीय रूप से तेज दबाव महसूस हुआ। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसने अपनी नज़र किताब पर गड़ा दी। विंसेंट को लगा जैसे उसकी आंखें उसके बालों के बीच से जल रही हैं, और उसे लगा कि आखिरकार उसे होश आ गया है, और यह अविश्वसनीय रूप से रोमांचक एहसास अभी भी उसके दिल में था। उसने कल्पना की कि वह जलती हुई किताब की ओर हाथ बढ़ा रहा है, और आगे कहा कि पहले वह भोलेपन से यही मानता था कि उसकी अपनी ताकत ही काफी है। अब जो ताकत उसके पास थी उससे वह विनाशकारी जीवों को भी नष्ट कर सकता था। बाकियों की तो बात ही छोड़िए। यह कहा जा सकता था कि एक बार जब वह सूर्य केंद्र और सूर्य शास्त्र को पूरी तरह समझ लेगा तो वह दिव्य स्तर पर पहुंच सकेगा, वह शिखर जो शक्ति के वर्गीकरण के लिए जाना जाता है। लेकिन किताबों की दुकान के मालिक ने पलक झपकते ही उसके लिए एक नई दुनिया खोल दी थी। मन ही मन वह घूम गया, मानो उसे एक परछाई ने घेर लिया हो। विंसेंट ने अपने ऊपर काले सूरज को देखा और उसे एहसास हुआ कि वह दिव्य स्तर शिखर नहीं है, बल्कि वह तो बस कल्पना की सीमाओं के आधार पर निकम्मे इंसानों द्वारा दिया गया एक सूत्रीकरण है।
वह पहले सीमित ज्ञान वाला एक मूर्ख ही था। अगर किताबों की दुकान वाला ना होता तो उसे कभी एहसास ही ना होता कि उसके सामने इतना लंबा रास्ता खुल चुका है। बिना किसी डर या हिचकिचाहट के वह एक कदम आगे बढ़ा, यह सोचकर कि एक बार शिखर तक जाने वाले इस रास्ते पर कदम रख देने के बाद पीछे मुड़ने का कोई मौका नहीं मिलेगा, और अगर वह आगे बढ़ता रहा तो यह रास्ता और भी चौड़ा और लंबा हो जाएगा। विंसेंट का शरीर आग की लपटों में घिरा हुआ था जब उसने इस रास्ते पर कदम रखा, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ा, झटके, विशालता और सौर कोर को पार करते हुए खुद से पूछ रहा था कि क्या बाकी सभी सूर्यों से संपर्क करना संभव है? और अगर यह सचमुच संभव है, तो क्या कुछ असाधारण हो सकता है? क्या कोई सच्चा देवता बन सकता है? इस समय उसके हाथ कांप रहे थे। विंसेंट ने उत्साह से अपने हाथ की ओर देखा और सोचा कि क्या यही वह बात थी जो किताबों की दुकान के मालिक ने कही थी कि उसे भविष्य में अपने भरण पोषण के लिए कुछ करना होगा। वह समझ गया। अब उसे आखिरकार उसके असली इरादे समझ आ गए थे। सामने खड़े लिन की ओर देखते हुए उसने आगे कहा कि अब जब उसे सार समझ आ गया है तो उसका दिल डर से और भी ज्यादा जम गया है। किताबों की दुकान के मालिक के इरादों की गहराई और उसकी महत्वाकांक्षाओं का पैमाना उसकी समझ से परे था। लिन ने विंसेंट के सभी सिद्धांतों को चकनाचूर कर दिया, जिसने खुद से कहा था कि उसे डर है कि एक साधारण इंसान के आसमान के नीचे कुछ पूरी तरह से अमानवीय हो सकता है, कुछ इतना शक्तिशाली कि उसके सामने सूरज भी तुच्छ हो। विंसेंट अपने अग्निमय शरीर, राक्षसों की कल्पना की और खुद से कहा कि इस अनंत ब्रह्मांड में शक्ति और सामर्थ्य का कोई शिखर नहीं है, और किताबों की दुकान के मालिक का इतनी शांति और सहजता से ऐसा ज्ञान साझा करना बिल्कुल सामान्य लग रहा था। अचानक उसे उन दिव्य प्राणियों की कल्पना हुई जो अपनी आभा से अत्याचार करते थे, और सोचने लगा कि क्या लिन में सचमुच ऐसी शक्ति है? क्या वह उनमें से एक है? उसी क्षण विंसेंट ने कल्पना की कि लिन अपने हाथ में एक जलता हुआ राक्षस पकड़े हुए है, और फिर सोचा कि क्या तारे और ब्रह्मांड भी उसके हाथों में है। मेज पर चाय का एक प्याला था और लिन उसके प्रतिबिंब में दिखाई दे रहा था। विंसेंट मुस्कुराया, उसका हाथ कांप रहा था, और उसने कहा कि वह सही कह रहा है, उसे सचमुच शांत रहना चाहिए। उसने अपनी गोद में हाथ जोड़ लिए। उसने कहा कि वह उसकी बात का मतलब ठीक से समझ नहीं पा रहा है, इसलिए उसने मार्गदर्शन मांगा और आगे क्या करना है यह भी पूछा। लिन ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर आप इसे शाब्दिक रूप से लेने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह सब विशिष्ट स्थिति और इस सलाह को लागू करने के तरीके पर निर्भर करता है, लेकिन कुल मिलाकर यह वाकई बहुत अच्छी सलाह है। उसने नीचे देखा और कहा कि इस पद्धति को समझने और इस्तेमाल करने वाला आखिरी व्यक्ति महान सम्राट था, एक अविश्वसनीय रूप से प्रतापी व्यक्ति जिसने नीचे से शुरुआत की, अंधकार को दूर भगाया और प्रकाश को जन्म दिया, अपने देश का नाम सूर्य और चंद्रमा के नाम पर रखा, और स्वर्ग और पृथ्वी को एक किया, और प्राचीन और गौरवशाली सभ्यता के इतिहास में उससे ज्यादा अनोखा और महान कोई नहीं था, क्योंकि वह इतिहास में अपनी तरह का अकेला था। विंसेंट ने अपनी छाती पर हाथ रखा और कहा कि यह आश्चर्यजनक है, यह सोचकर कि क्या ऐसा हो सकता है कि किताबों की दुकान के मालिक ने उसे यह किताब इस उम्मीद से दी हो कि वह ऐसा कुछ करेगा। लेकिन यह अविश्वसनीय सा लग रहा था। सोच रहा था कि क्या वह ऐसा कर सकता है। लिन ने अपनी उंगली उठाकर उस आदमी को समझाया कि वह अकेले और भावुक होकर कोई कदम न उठाए और अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे। विंसेंट की ओर देखते हुए उसने कहा कि अगर वह अपनी ताकत की तुलना किसी पूरे संगठन की ताकत से करे तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अपने हाथ जोड़कर लिन ने कहा, यह मानते हुए कि विंसेंट अब भी किसी को मारना चाहता है, भले ही वह एक अच्छा योद्धा हो जो एक साथ 10 लोगों से लड़ सकता हो, वह केवल इन 10 लोगों को ही मार पाएगा। और डोम चर्च में अनगिनत विश्वासी और अनुयायी थे। लिन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा कि यह बहुत खतरनाक है और इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। विंसेंट की ओर देखते हुए लिन ने कहा कि अपनी जान को 2 बेकार जिंदगियों के बदले में देने का कोई मतलब नहीं है। विंसेंट ने लबादा हाथ में थामते हुए कहा कि वह समझता है कि उसे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। सिर हिलाते हुए लिन ने कहा, अगर उसका लक्ष्य महान उपलब्धियां हासिल करना है तो उसे अपना ख्याल रखना ही होगा, वरना वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। दांत पीसते हुए उसने कहा,
एक बार विंसेंट की सुरक्षा संदेह से परे हो जाए तो पैंतरेबाजी के लिए बहुत जगह होगी, और डोम चर्च इतनी बड़ी संख्या में अनुयायियों के कारण अपनी महानता को परम मानता था। एक उदाहरण देते हुए लिन ने कहा कि हालांकि आम जनता की तुलना में वे भी अल्पसंख्यक थे, और उन्हें डोम चर्च के पापों को जनता के सामने उजागर करना था, जो इसकी नींव के विनाश में योगदान देगा। और जब अधिक लोगों को इसकी असली प्रकृति का एहसास होगा, तो तथाकथित महानता निश्चित रूप से कमजोर हो जाएगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि इन सब के लिए सावधानी पूर्वक तैयारी की जरूरत है, क्योंकि इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। सही दृष्टिकोण के लिए सक्रिय रूप से प्रचार प्रसार करना, जनता का समर्थन जुटाना, और साथ ही डोम चर्च के अत्याचारों की जांच करना, और जब ठोस सबूत मिल जाए तो उसे सार्वजनिक करना जरूरी है। विंसेंट का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने सुना कि उसे डोम चर्च से सीधे भिड़ने से तब तक बचना चाहिए जब तक कि वह पर्याप्त शक्ति प्राप्त न कर ले। जब नौजन के अधिकांश लोग उसका साथ देंगे, वह उगते सूरज की तरह अजेय होगा। लिन ने खिड़की से बाहर देखा और कहा कि उस समय तक डोम चर्च की रात का कालापन उगते सूरज के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं होगा। विंसेंट ने अपना दिल थाम लिया, यह सोचकर कि मिस्टर लिन सही कह रहा था, क्योंकि वह अकेले डोम चर्च को नहीं उखाड़ सकता था। उसके लिए हालात को अपने पक्ष में मोड़ना और डोम चर्च की झूठी मान्यताओं को तोड़ना ज्यादा जरूरी था। उसने सिर हिलाया और लिन को उसके निर्देशों के लिए धन्यवाद दिया, और अब उसे अपने अगले कदम के बारे में सोचना था। लिन ने अपना सिर अपने हाथों में लेकर जवाब दिया, इसके अलावा नैतिक सिद्धांतों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपने अधिकारों के बारे में सोचना होगा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, अगर वाकई भयानक अत्याचारों का पता लगाना और दोषियों को पकड़ना मुमकिन हो, तो वह उस सम्राट की मिसाल पर चलने से इनकार नहीं करेगा, जैसे चमड़ी उतारना या उससे भी ज्यादा दिलचस्प कुछ करना। मून सावधान थी। विंसेंट डर गया था, यह सोचकर कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। आंखें मूंदकर लिंजिया ने आगे कहा कि मौजूदा हालात उनके लिए फायदेमंद है। हाथ उठाकर उसने पूछा कि क्या उसके पास डोम चर्च पर पहले से ही काफी नियंत्रण है। विंसेंट ने सोचा और जवाब दिया कि विस्फोट के बाद उसके शरीर में सत्व की एक बूंद भी नहीं बची। उसने मुंह खोला। मुस्कुराते हुए लिन ने कहा कि यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य बात यह है कि लोगों को यह विश्वास दिलाया जाए कि समस्या मौजूद है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि इस तरह की सामग्री का कोई ना कोई वितरण चैनल जरूर होगा। शायद ऐश चैम्बर ऑफ कॉमर्स और रोल कॉरपोरेशन इसमें शामिल हों। वह जिक्सू और चेरी से इसकी जांच करेगा। उसे यकीन था कि वे मामले की तह तक जाने से गुरेज नहीं करेंगे, और उसके सबूत मिलने के बाद उसे जनता की राय का ध्यान रखना होगा। विंसेंट ने अपनी छाती पर हाथ रखा और कहा कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। लिन मेज से उठ खड़ा हुआ और बोला कि अब वे अपनी बातचीत खत्म कर सकते हैं, क्योंकि विंसेंट सफर से थक चुका होगा, उसे आराम करना चाहिए। उसने बगल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज वह मून के बगल वाले कमरे में रहेगा, और अगर कुछ हुआ तो वह उसकी रक्षा कर सकेगी, और डोम चर्च की क्रूरता को देखते हुए उसे कुछ तैयारियां करनी होंगी। उसे ऐसे जाने देना नामुमकिन था, और वे पहले से ही सोच रहे थे कि उसे कैसे चुप कराया जाए। आंख मारते हुए उसने कहा कि शायद उसे और मून को भी मारा जाएगा, क्योंकि बदकिस्मती से लिन ऐसी नहीं थी जिसे वे अपने इशारों पर चला सकें, और वह इसके लिए तैयार था। मुट्ठी बांधकर विंसेंट चिल्लाने लगा कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। अगर वह केस अपने हाथ में ले लेता है तो उसे किसी चीज का डर नहीं है। लिन और मून हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। मुंह फेरते हुए लिन ने सोचा कि वह साफ तौर पर उसके जैसे लोगों को ज्यादा आंक रहा है, क्योंकि अगर वह बेइंग द्वारा सिखाई गई कुछ तकनीकों का इस्तेमाल भी कर ले तो भी वह कुछ नौसिखियों का विरोध करने के लिए ही काफी होगा। सांस छोड़ते हुए उसने सोचा कि यह कितनी अच्छी बात है कि वह हमेशा अच्छे काम करता था, और इसीलिए उसके कई संपर्क थे। अचानक लिन ने नंबर डायल किया। एक 110 डायल करने के बाद उसने कहा कि उसके पास डोम चर्च के बारे में कुछ सवाल है। कई साल पहले सीक्रेट टॉवर के शूरवीरों के प्रशिक्षण कक्ष में अंदर बहुत से लोग थे। लड़की ने एक धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। कई हट्टे कट्टे आदमियों के सामने रुककर उसने जोसेफ को बाहर आने के लिए चिल्लाया, जोसेफ, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है। एक हाथ में बड़ा सा बारबेल लिए जोसेफ उसकी ओर मुड़ा और पूछा, क्या तुम सचमुच फिर से वही हो? क्या तुम मुझे फिर से चुनौती देने आई हो? और आगे कहा, मैं बहस नहीं कर रहा था। तुम लड़ने में वाकई माहिर हो, लेकिन इतनी सारी हार के बाद यह मानने का समय आ गया था
कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। डालिया ने नाराजगी से भौहें चढ़ाईं और उस पर चिल्लाई, ये मत सोचो कि मैं बेवजह आई हूं। मैं तुम्हें फिर से लड़ने के लिए चुनौती दे रही हूं और इस बार सब कुछ अलग होगा। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और कहा, पिछली बार जब हम लड़े थे तब से मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूं, इसलिए तुम हार के लिए तैयार रहो। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई और वह शर्मिंदगी से चिल्लाई, अगर मैं जीत गई तो तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे। यह सुनते ही जोसेफ ने बारबेल जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाया, यह एक अच्छी मांग है और तुम्हारा दृढ़ संकल्प एक सच्चे योद्धा के योग्य है। अपनी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए वह चिल्लाया, हमारे बीच समझौता हो गया है, इसलिए तुम अपना सब कुछ दे दो और अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, मैं बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि डालिया जमीन पर बैठ गई और जोसेफ ने एक मुद्रा में आकर हंसते हुए कहा, मैंने बिना एक भी वार किए फिर से जीत हासिल कर ली। उसके बाद उसने डालिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैंने स्पष्ट जीत हासिल कर ली है। वह गर्मजोशी से मुस्कुराया और कहा, हार कोई कमजोरी नहीं है, तुम उन सब लोगों से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जो मुझे लड़ने की चुनौती देने की हिम्मत भी नहीं करते। और लड़ाई में गुस्सा एक बहुत ही दुर्लभ गुण है। हालांकि सच कहूं तो मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि जब तुमने लड़ाई का प्रस्ताव रखा तो तुम मुझसे क्या चाहती थी। डालिया गुस्से और शर्मिंदगी से कांप उठी। उसी पल उसने जोसेफ के बढ़े हुए हाथ पर जोर से मारा और चिल्लाई, तुम बेवकूफ हो। शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल हो गया और उसने उसे वहां से चले जाने का आदेश दिया। उसके बाद हॉल में मौजूद सभी लोग उसे उसे असमंजस से देखने लगे। डालिया ने अपने हाथों को मुट्ठियों में भींच लिया, उसकी ओर झुकी और चीखी, तुम बस एक चलती फिरती गलतफहमी हो, सुंदर बलवान लेकिन साथ ही एक पूर्ण नितांत निराशाजनक मूर्ख और आत्ममुग्ध मूर्ख। तुम तो चलता फिरता मांसपेशियों का पहाड़ हो जिसमें दिमाग की जगह बुरादा भरा है। इन चीखों के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। डालिया ने जोसेफ की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाई, मैं बदला लूंगी। देर सवेर मैं उस गुलाबी पायजामे में तुम्हारी तस्वीर खींचूंगी और राज्य के हर अखबार में उसकी एक प्रति छपेगी। भागते हुए उसने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, अगली बार मैं बिल्कुल नहीं हारूंगी और तुम अपनी मांसपेशियां बचाकर रखो क्योंकि बाद में तुम्हें उनकी जरूरत पड़ेगी। डालिया इतनी तेज भागी कि उसका गुलाबी जूता उसके पैरों से उड़ गया। जोसेफ ने अपनी बाहें छाती पर रख लीं और मुस्कुराते हुए कहा, वह पूरी तरह से हार गई है और उसके दांत अभी भी उभरे हुए हैं। उसने आगे कहा, मैं एक प्योर स्ट्रॉन्ग मैन हूं और कभी भी कानों पर पट्टी वाला गुलाबी पजामा नहीं पहनूंगा। इसके बाद वह चिल्लाया, वह मुझे इस जिंदगी में कभी ऐसे नहीं देख पाएगी। यह सुनकर विंस्टन ने खुद को थप्पड़ मारा और पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि किस्मत ये खेल नहीं खेलेगी? शाम हो गई। डिस्प्ले केस में खरगोशों वाला एक गुलाबी पायजामा सेट रखा था और विंस्टन ने जोसेफ से धीरे चलने को कहा। धीरे चलो, क्योंकि यह एक सामान्य गश्ती दल था और तुम ऐसे भाग रहे हो जैसे किसी कैंटीन पर छापा मार रहे हो। इस पर जोसेफ हंसा और कहा, इससे यही साबित होता है कि मैं खराब प्रशिक्षण ले रहा था और जब हम वापस आएंगे तो हम प्रशिक्षण लेंगे, क्योंकि मैं थकान से युद्ध के मैदान में गिरना नहीं चाहता था। विंस्टन पीछे पीछे आया और असंतुष्ट होकर बोला, मैं अपने दोस्त के साथ सम्मान से पेश आना चाहता था, लेकिन तुमने अपना मुंह खोला और अगर मेरा धैर्य और डालिया का शांत स्वभाव न होता तो हम तुम्हें बहुत पहले ही मार चुके होते। जिस पर आगे चल रहे जोसेफ ने पूछा, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि डालिया का चरित्र अच्छा है? क्योंकि मैंने खुद उसे तुम पर चिल्लाते हुए देखा था। लड़ाई निष्पक्ष थी, मैं जीत गया और अंत में मुझे डांट भी पड़ी। अगर चरित्र की बात करें तो मेरा चरित्र बेहतर है। जिसके बाद विंस्टन ने उससे पूछा, तुम उसके बारे में कैसा महसूस करते हो? जोसेफ ने अपना चश्मा उतार दिया और सोचा। अपने दिमाग में डालिया की एक तस्वीर बनाते हुए उसने कहा, मैं वास्तव में उसे पसंद करता हूँ। वह अच्छी है, एक असली शूरवीर है, सुंदर है, उसका चरित्र अच्छा है, उसके साथ सहज और शांत है, उसका रूप निश्चित रूप से अच्छा है। वह 3 घंटे की गश्त के बाद भी रोती नहीं है और यह तुरंत स्पष्ट है कि वह एक असली शूरवीर है। उसका युद्ध कौशल ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जो हासिल कर चुकी है उस पर नहीं रुकती, लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करती है और हार नहीं मानती। यह वास्तव में सम्मान के योग्य है और मैं उसका सम्मान करता हूँ। जोसेफ मुस्कुराया और कहा,
सच कहूं तो वह अपनी ताकत को थोड़ा ज़्यादा आंकती है। वर्तमान स्तर पर वह अभी भी मुझसे बहुत दूर है। हालांकि ईमानदार होने के लिए टॉवर में अब उतने लोग नहीं हैं जो उसके साथ समान शर्तों पर लड़ सकें, इसलिए उसे प्रशिक्षण लेना चाहिए क्योंकि वह मेरा साथी है। विंस्टन ने यह सुनकर भौहें चढ़ाईं और हाथ उठाकर पूछा, क्या तुम गंभीर हो? अगर तुम अपनी मांसपेशियों के बीच बची कुछ मस्तिष्क कोशिकाओं का 1 मिनट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? और ये भी कहा, टॉवर में बहुत सारे शूरवीर हैं, तो डालिया हमेशा तुम्हें चुनौती देने क्यों आती है? वह क्यों नहीं? फिर जोसेफ ने विंस्टन की तरफ देखा और जवाब में पूछा, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो? विंस्टन ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली और मन ही मन कहा, वह तो बस चिढ़ाने में माहिर है, और अगर मैं उसे हरा सकता तो जरूर हरा देता। थोड़ी देर रुकने के बाद जोसेफ ने अपने साथी से पूछा, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें किसी चीज ने जहर दिया है? जिस पर उसने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखते हुए कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा और सावधान रह 388 ने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे सीधे साधे स्वभाव के कारण अगर तुमने कभी दुश्मनी की तो कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर कोई तुम्हारे 1-2 अंग नोच ले। इस पर जोसेफ हंसा और चिल्लाया, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं शेख ही नहीं बघारना चाहता था, लेकिन वैसे मैंने अभी तक किसी को नाराज नहीं किया था। अचानक एक आदमी किराने का सामान लेकर उसके पास से गुजरा। एक फल गिरकर जोसेफ के पैर पर लुढ़क गया। जोसेफ ने तुरंत उसे उठा लिया। फिर उसने सफेद चोगा पहने उस आदमी की तरफ फल बढ़ाया और कहा, तुमने इसे गिरा दिया है। चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लिए उस अजनबी ने मुड़कर अपनी लापरवाही के लिए माफी मांगी और कहा, एक काले जादूगर के लिए ऐसी गलती बिल्कुल अस्वीकार्य है। बदले में उसने हाथ बढ़ाकर जोसेफ का शुक्रिया अदा किया और कहा, हालांकि मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, फिर भी मैं दिल से चाहता हूं कि यह छोटा सा नेक काम तुम्हें भविष्य में खुशियां दे। यह कहते ही वाइल्ड की हरी सांप जैसी आंखें जोसेफ की आंखों से टकराईं। जोसेफ ने पीछे मुड़कर देखा। फल देते हुए उसने कहा, यह तो बस एक छोटी सी चीज है और धन्यवाद के लायक नहीं है। फिर उसने उसके इन शब्दों के लिए धन्यवाद दिया और कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम दूसरों के साथ भी उसी तरह ईमानदारी से पेश आओगे जैसा तुमने आज किया। अचानक एक बच्ची का पैर उनकी ओर बढ़ा और उसकी आवाज आई, मुझे आखिरकार अपने मास्टर मिल गए। मिठाइयों का थैला और एक बड़ा सा टेडी बियर लिए एक छोटी बच्ची पूछ रही थी, मास्टर इतने लंबे समय से कहाँ गायब थे? क्योंकि जब तक मुझे पता चला कि आप गायब हो गए हैं, तब तक मैं पूरी गली चल चुकी थी। उसने यह भी बताया, मैं भूख से मर रही थी और मास्टर ने आज दावत देने का वादा किया था। वाइल्ड ने गिरे हुए फल एक थैले में रखे और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक दयालु राहगीर ने मेरी गिरी हुई चीज उठाने में मेरी मदद की थी, इसलिए मुझे देर हो गई। जोसेफ ने पलटकर कहा, हमें जाना होगा। अपने हाथों को मुट्ठियों में भींचते हुए उसने तेजी से अपनी चाल बढ़ा दी। लड़की ने वाइल्ड की तरफ देखा और पूछा, क्या कुछ हुआ है? क्योंकि शुरू से ही आप किसी को खाने को तैयार दिख रहे थे। और फिर पूछा, क्या ये उस चौकोर जबड़े वाले दयालु अंकल की वजह से हुआ है? हंसते हुए वाइल्ड ने जवाब दिया, इतनी उदास दुनिया में मैंने कब का किसी पवित्र चीज की उम्मीद करना छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ वह एक ऐसा इंसान था जो अभी भी रोशनी से जगमगा रहा था, उज्जवल, ईमानदार, एक बच्चे की तरह। और ऐसी रोशनी देखकर मुझे भी रोमांच हो रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, उसके जैसे लोग अगर मेरे पीछे होते तो एक अभेद्य दीवार बन जाते, लेकिन अगर वे मेरे सामने होते तो मैं अंधा हो जाता, जल जाता और भस्म हो जाता। और अगर मुझे अपने हाथों से ऐसी रोशनी बुझानी पड़े, भले ही मेरी जान चली जाए, तो क्या ये अद्भुत नहीं होगा? लड़की मुस्कुराई और जवाब दिया, अगर मैंने इस खतरनाक चाचा को देखा तो मैं निश्चित रूप से दूसरी तरफ जाएगी। अन्यथा भगवान ना करे उनके निजी नाटक के कारण मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं मर गई तो मास्टर अकेला रह जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। वाइल्ड ने भौहें चढ़ाईं और चिल्लाया, अगर तुम मर भी गई तो मैं एक आंसू भी नहीं बहाऊंगा, और वैसे भी कौन सा दयनीय नश्वर मेरे शिष्य को छूने की हिम्मत करेगा? विंस्टन ने जोसेफ से पूछा, क्या हुआ था? क्योंकि तुम मछली की तरह चुप थे। जिसके बाद उसने आगे की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या उस आदमी ने सचमुच संदेह पैदा किया था? बिना मुड़े जोसेफ ने जवाब दिया, उसकी आभा बहुत शांत है, बिल्कुल पत्थर के टुकड़े जैसी। भौहें चढ़ाते हुए उसने कहा,
जो लोग जीवन के प्रति पूरी तरह उदासीन होते हैं, वे सबसे खतरनाक होते हैं। अगर वे अपना आपा खो देते हैं, तो वे अपने गुस्से को शांत करने के लिए पूरी दुनिया को जला देंगे, और अगर वे किसी को दुश्मन समझते हैं, तो उसी तरह से मिटाने तक नहीं रुकेंगे। मैं ऐसे व्यक्ति के करीब नहीं जाना चाहूंगा, विंस्टन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए कहा। अपने अंतर्ज्ञान से बहस करना बेवकूफ़ी है। वह आदमी शायद वाकई खतरनाक है। वे अचानक बातें करने लगे और शराब खाने जाने का फैसला किया। डालिया के चेहरे की नसें उभर आईं और वह जोर से चिल्लाई, वह आदमी पागल है। मुट्ठियां भींचकर आगे की ओर झुकते हुए वह चीखी, मैं गुस्से से फट पड़ूंगी। उसने पूरी ताकत से जोसेफ की वर्दी कमर पर मारी। सिर घुमाकर डालिया ने एक और देखा। उसने जोर से पंचिंग बैग पर वार किया। उसके शरीर से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। अचानक पीछे से एक लड़की उसके पास आई और उसे पानी की बोतल थमा दी। डालिया ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर मुड़कर उसे बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया। अचानक वह बेंच पर बैठ गई। डालिया लालच से पूरा पानी पीने लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फिर से इंसान बन गई हूं और आध्यात्मिक उपचार की तरह मुट्ठियों से गुस्से को भगाना कितना अच्छा लगता है। पलटकर उसने विवियन को अपने सामने देखा और कहा, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी और मैंने कुछ ड्रिंक्स पीने का सुझाव दिया। विवियन शर्म से लाल हो गई और बोली, डालिया को शराब की लत है, इसलिए मैं डरी हुई हूं। डालिया गुस्से में चिल्लाने लगी, आज तो बस थोड़ी सी ही पिएगी। वाइल्ड और उसका स्टूडेंट घर आ गए और तब से ही उसने गुजारा चलाने के लिए खाना बनाना सीखने लगा।